नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 स्मार्ट डे हिंदी चैनल पे। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हम निर्गुण भक्ति काव्य पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग प्रेमाख्यान काव्य देख रहे थे। उसमें प्रेमाख्यान काव्य में उसका प्रेमाख्यान काव्य की हिंदी प्रेमाख्यान काव्य की प्रवृत्ति विश्लेषण देख रहे थे, जिसमें हमने काव्य प्रेरणा से लेकर रस व्यंजना, भाव रस एवं व्यंजना तक पढ़ लिया था। आज इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे विचार एवं सिद्धांत। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम लोग धीरे धीरे इस बुक को पूर्ण करें। और जब एक बार आप जब इस वीडियो को देख के वीडियो के माध्यम से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने बुक पूर्ण कर ली है। ठीक है, आप खुद भी पढ़ो। ठीक है, आप जब खुद भी पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इस स्पेसिफिक किसकी कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें से एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छा कर जाओगे, तो आपको एक डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये बुक बहुत उपयोगी है, बहुविकल्पीय है। एग्जाम आए चाहो मेंस के लिए हो, उसके लिए बहुत उपयोगी है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब इसी कड़ी में पढ़ेंगे हम विचार एवं सिद्धांत। विचार एवं सिद्धांत इस परंपरा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रणय के गंभीर रूप का चित्रण करने के साथ साथ उनमें परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, जिसके कारण उनमें प्रसंगानुसार भारतीय दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वैदक, संगीत शास्त्र, युद्ध कला, पाक शास्त्र, रीति शास्त्र आदि के विभिन्न तत्वों का विवरण विस्तार से उपलब्ध होता है। कई बार तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के पकवानों, पुष्पों, घोड़ों, शस्त्रास्त्रों की लंबी सूचियां इस प्रकार प्रस्तुत की हैं कि उनसे सामान्य पाठक ऊबने लगता है। ठीक है, फिर भी मध्यकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि उस में जबकि ज्ञान विज्ञान की मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी तथा परंपरागत ज्ञान संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकों तक ही सीमित रह गया था, इनका भारी उपयोग था। वे पाठक जो इन काव्यों के से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वृद्धि करना चाहते थे, इस प्रकार तालिकाओं से अवश्य लाभान्वित होते थे। इसलिए अनेक कवियों ने स्वयं भी यह दावा किया है कि उनकी रचनाओं को यदि बालक, युवक, वृद्ध पढ़ेंगे तो इनका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में इन ज्ञान शास्त्रीय तत्वों को शुद्ध काव्यत्व की दृष्टि से गौण मानते हुए रचयिताओं के ज्ञान प्रदर्शन की वृत्ति एवं पाठकों की ज्ञान पिपासा की तुष्टि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य से हमारे आलोचकों एवं शोधकर्ताओं ने समग्र रूप से इस स्थिति का अवलोकन न करके केवल उनके दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों का दृष्टिपात करते हुए उन्हें धर्म साधक एवं सूफी प्रचारक घोषित कर दिया। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इस परंपरा के कवियों में जायसी को छोड़कर शेष धर्म साधक या मत प्रचारक होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने युग में उपलब्ध कुछ प्रेमाख्यानों के प्रतिनिधि के रूप में जायसी के पद्मावत का अध्ययन किया है। इस अध्ययन से उपलब्ध निष्कर्षों को ही समूची परंपरा को पर आरोपित कर दिया। परवर्ती शोधकर्ताओं ने भी शुक्ल जी के आप्त वाक्य के प्रमाण मानकर इस परंपरा के सभी प्रेमाख्यानों को बलात् सूफी विशेषण से विभूषित कर दिया। फिर भी जो लोग तटस्थ रूप से पूर्वोक्त धारणा या भ्रांति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रस्तुत हैं, उनके लिए हम कुछ प्रमाण अवश्य करना चाहेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या आगे देखा है, आगे बोला है, स्वयं आचार्य शुक्ल ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को अभारतीय मान लेने के कारण रत्नसेन पद्मावती की प्रेम को आत्मा और परमात्मा का प्रेम बताते हुए उसे सूफी रहस्यवाद से अनपुरणित
सिद्ध की चेष्टा की है, ठीक है। यहाँ पर पद्मावत को भी ना स्वयं मतलब शुक्ल जी ने ना अभारतीय माना था, ठीक है। और सूफी रहस्यवाद से उनके रत्न और पद्मावती के प्रेम के अ, अनुपूरणित सिद्ध करने की चेष्टा की है। यद्यपि इससे वे पद्मावत के रूपक तत्व की व्याख्या करने में असफल रहे, क्योंकि वे स्वयं कवि के अनुसार पद्मावती परमात्मा की प्रतीक ना होकर सात्विक बुद्धि, ठीक है, ज्ञान की प्रतीक है। यहाँ पर पद्मावती है ना, पद्मा परमात्मा की प्रतीक ना होकर वह सात्विक बुद्धि और ज्ञान की प्रतीक बताई गई है कवि के अनुसार। फिर भी उन्होंने अपनी पूर्व धारणा का परित्याग नहीं किया, मतलब उन्होंने अपनी जो पूर्व धारणा बनी हुई थी उसका त्याग नहीं किया, ठीक है। उसको नहीं छोड़कर जो माना उन्होंने अभारतीय माना, ठीक है, उसे परमात्मा माना पद्मावती को, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपनी पूर्व धारणा रखी थी। किंतु आगे चलकर जब उन्होंने जयसी के दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया, तो उनके समझ स्पष्ट हो गया था कि उनके काव्य में भारतीय अद्वैतवाद, वेदांत एवं हठयोग के तत्व अधिक हैं। फिर जब आगे मतलब जयसी के दार्शनिक विचारों का जब उन्होंने अध्ययन किया, तो उनसे मतलब ये पता चल गया कि उनके काव्य में भारतीय अद्वैतवाद दर्शन है, ठीक है, और वेदांत के और हठयोग के अधिक तत्व मिलते हैं, सूफी तत्व कम मिलता है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया, मतलब बाद में यह भी स्वीकार कर लिया कि जायसी सूफी मत से आगे बढ़कर बा, बाद में मतलब वेदांत की ओर झुक गए थे, आगे बढ़कर वेदांत की ओर झुक गए, ठीक है। जायसी सूफियों के अद्वैत तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंचे, ठीक है। भारतीय मत मतांतरों में उनमें अधिक झलक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अस्तु, ना तो सभी प्रेमाख्यान हिंदी काव्यों कवियों में सिद्धांत मतलब कवियों के सिद्धांत ही सूफी मत के आधारभूत सिद्धांतों से मेल खाते हैं, और ना उनके नायकों के कार्य व्यापार, साधना पद्धति एवं सिद्धि से ही सूफी मत का कोई संबंध स्थापित होता है। जबकि भारतीय अद्वैत मत एवं योग साधना में उनका गहरा संबंध है। ऐसे स्थिति में उन सबको बलात् सूफी घोषित करने की कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि उनमें है ना एक तो भारतीय अद्वैत मत का और योग साधना का गहरा संबंध दिखाई देता है। ऐसे स्थिति में ना उनको जबरदस्ती मतलब सूफी घोषित करना ये कोई मतलब उचित प्रतीत नहीं होता, इस तरह से बताया गया है इसमें। इस परंपरा के बहुसंख्यक कवि हिंदू हैं, ठीक है। इस परंपरा में ना बाद में जब मतलब शोध वगैरह हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या मिली थी, ठीक है। शुक्ल जी ने तो मुसलमानों को मान लिया, जो सूफी प्रेमाख्यान मतलब मसनवी शैली में जो करते हैं, तो वो ज़्यादातर मुसलमानों ने रचना की, मतलब मुसलमानों ने ही की है, कि उनके सामने कुछ ग्रंथ मुस्लिम के ही प्राप्त थे, इसके कारण उन्होंने बोल दिया। लेकिन अब इस परंपरा में सबसे ज़्यादा हिंदू कवि थे, ये प्रेमाख्यान का परंपरा से, जिन्होंने अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की। किंतु उनमें उन्हें भी सूफी मत प्रचारक सिद्ध करने का प्रयास किया गया, ठीक है। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव ने अपने शोध प्रबंध शुद्ध सनातनी कुंवर मुकुंद सिंह के नल चरित्र 1641 में भी सूफी मत की खोज करते हुए प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत किया। तकिए भूप ब्रह्मर सुखदाय, काम बान सम शोभा पाए, बानव के रब हो तपारा, तिहि विद जानो भ्रमर गुंजारा, हों के हय सिली मुख नामा, बिरही तन कहे दो दुखदामा। यहाँ कवि ने स्पष्ट ही बिरही हृदय पर बसंत ऋतु के उद्दीपक प्रवाह की व्यंजना करते हुए काम बाढ़ के आघात से उत्पन्न पीड़ा का प्रतिपादन किया है, जिसमें सूफी मत की कोई बात नहीं है। पर डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव ने इसमें सूफी मत की अवस्थाओं को दिग्दर्शन करवाते हुए लिखते हैं कि नल दमयंती के रूप का बखान सुन करके तरीकत की अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तकिए दुख बहमा, यह शरीयत की अवस्था में नल के दूतत्व बनी रहती है। दमयंती के मंदिर में नाना स्त्रियों के कामोद्दीपक प्रभाव से बचने के उपरांत नल मवारिफ अवस्था में पहुंचते हैं। यद्यपि कवि ने सारे काव्य में कहीं भी सूफी मत का कोई संकेत नहीं दिया है, किंतु शोधकर्ता महोदय की कृपा से नल की विरह दशा में सूफी मत के चारों अवस्थाएं इस तरह मिल जाती हैं कि मानो राजा नल ने सूफी मत से
सूफी मत की दीक्षा लेकर ही दमयंती से प्रेम करना आरंभ किया। यानी कि यहाँ पर आलोचना देख सकते हैं, एक तरह से कटाक्ष देख सकते हैं कि जो शोध के रूप में जो आए थे शोधकर्ता महोदय, उन्होंने इस तरह से मतलब जोड़ दिया कि जो राजा नल थे ना, उन्होंने सूफी मत से पहले दीक्षा ली, ठीक है? फिर उसके बाद दमयंती से प्रेम किया। यानी इस तरह से मतलब जो थे ना, क्या नाम है, शोध प्रबंध, श्रीवास्तव का शोध प्रबंध था, ठीक है? शोधकर्ता, ठीक है? उन्होंने ये दिखा दिया कि मतलब उन्होंने सूफी मत से ज़बरदस्ती जोड़ने का काम कर दिया, एक तरह से देख लो आप, मतलब इस तरह से बताया इसमें। इस प्रसंग को और विस्तार ना देकर हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि यदि इसी प्रकार सूफी मत का आरोपण करना हो तो ऋग्वेद के पूर्वा उर्वशी से लेकर धर्मवीर भारती की कनुप्रिया तक सभी भारतीय अभारतीय प्रेमाख्यानों में सूफी मत सिद्ध किया जा सकता है। अगर जबरदस्ती करना है तो भाई, अगर इसी तथ्य के हिसाब से अगर हम जबरदस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, तो सूफी मत का आरोपण हम ऋग्वेद के पूर्वा उर्वशी से, ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं, और धर्मवीर भारती कनुप्रिया तक हम उसमें सूफी मत को जबरदस्ती ठूस सकते हैं, मतलब उसका मतलब वो कर सकते हैं, ज़्यादातर आरोपण कर सकते हैं। क्योंकि हर प्रेम कहानी में नायक नायिका सौंदर्य प्रेम विरह मिलन अवश्य होगा, जिन्हें क्रम से आत्मा परमात्मा शरीयत तरीकत माफी प्रतीक बनाकर सूफी साधना से विभिन्न अंगों की स्थापना की जा सकती है। अन्यथा यदि हम स्वकल्पित धारणाओं के रूप रूढ़ भ्रांतियों के प्रभाव से मुक्त होकर इन आख्यानों में उपलब्ध सामग्री और अंतरसाज के आधार पर तथस्थ दृष्टि से विचार करें तो यह भली भांति स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार इन कवियों ने भारतीय नायक नायिकाओं की प्रणय गाथाओं की रचना विशुद्ध भारतीय स्रोतों के आधार पर की, उसी प्रकार इन्होंने दर्शन धर्म ज्योतिष शकुन शास्त्र कामशास्त्र रीति शास्त्र आदि के भारतीय तत्वों का उपयोग संप्रदाय मुक्त दृष्टि से किया। नाथ पंथ और हठ योग का भी अत्यधिक उल्लेख किसी सांप्रदायिक दृष्टि का सूचक ना होकर तदयुगीन वातावरण की पूर्व परंपरा का व्यंजक है, क्योंकि उस युग में हठ योगियों के चमत्कार का प्रभाव अत्यधिक प्राप्त व्याप्त था, तथा पूर्ववर्ती आख्यानों में भी नायक का योगी या सन्यासी के वेश में घर से निकलना दिखाया जाता था। बस हमारे विचार में अधिकांश कवि निजी जीवन में धर्म साधक या मत प्रचारक ना होकर सदगृहस्थ थे, जिन्होंने उन सभी धार्मिक नैतिक और शास्त्रीय तत्वों को अपने काव्य ग्रंथों से गुम्फित कर दिया, जो उस युग की लोक रुचि और लोक रंजन के अनुकूल थे, जैसे इसके अपवाद थे, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में भी साधक थे। काव्य रूप, ठीक है, अब इसी कड़ी में हम देखें काव्य रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उनके अनुयायी विद्वानों ने इस परंपरा के सभी काव्यों को फारसी मसनवियों से अनुकृत मानते हुए मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके अनुयायी थे ना, इनको फारसी और मसनवी से मतलब एक तरह से अनुकृत मानते हुए मसनवी सिद्ध करने की बात की गई है यहाँ पर, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। आचार्य शुक्ल के मतानुसार इन काव्यों में आरंभ में ईश्वर स्तुति, तत्कालीन शासक का उल्लेख, कथा सर्गों का विभक्त न होना, पूरे काव्य में एक छंद का प्रयोग होना, यही बातें हैं इन्हें मसनवी सिद्ध करती हैं। इन्होंने इस तरह के बताया कि मसनवी क्यों सिद्ध होती हैं कि इसमें ईश्वर स्थिति, तत्कालीन शासक का उल्लेख, कथा सर्गों में व्यक्त होना, यानी एक ही छंद में होना, ये सब मसनवी की बात सिद्ध करते हैं। किंतु सत्य है, मतलब इसमें कटाक्ष के रूप में ये बताया गया कि कुछ रचनाओं में स्तुति खंड में ही इस प्रभाव को स्वीकार किया जा सकता है। अन्यथा मसनवी काव्यों में अनेक लक्षण, जैसे पूरे काव्य में एक एक ही छंद लिखा जाना, ठीक है, एक ही छंद लिखा जाना, कथा सर्वों खंडों में विभक्त न होना आदि इन प्रेमाख्यान में नहीं मिलती। अतः इन्हें काव्य रूप की दृष्टि से मसनवी कहना कठिन है। दूसरी ओर संस्कृत के आचार्यों ने निरूपित कथा काव्य के लक्षण इनमें पूरी तरह मिलते हैं तथा स्वयं कवियों ने भी अपनी रचना को कथा के रूप में उल्लिखित किया है। अतः इन पर कथा काव्य की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। आचार्य भामा ने कथा के लक्षणों का निरूपण करते हुए लिखा है कि क्या है कि वह कवि के सब सविप्राय कथनों से युक्त होती है तथा वह
विषय कन्या हरण, कन्या या प्रेयसी की प्राप्ति, युद्ध वियोग होता है। ठीक है, यहाँ इसने किसने लिखा है, कथा के लक्षणों को निरूपण करते हैं, किसने लिखा है, भामा के। अब ये आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ कन्या हरण का तात्पर्य है कि कन्या प्रेयसी की प्राप्ति सहज नहीं हो जाती है, अपितु उसके लिए संघर्ष युद्ध करना पड़ता है। वैसे देखा जाए भामा के द्वारा निरूपित लक्षण में पाश्चात्य रोमांस काव्य के 3 तत्वों प्रेम, साहस और युद्ध का समाहार हो जाता है। यानी कि मतलब भामा के 3 प्रेम तत्वों का कौन-कौन से पाश्चात्य के समाहार हो जाता है। एक तो प्रेम का हो जाता है, साहस का हो जाता है, युद्ध का हो जाता है। ठीक है, इन तीनों का समाहार हो जाता है। दंडी ने इन लक्षणों के अतिरिक्त सर्गबद्ध होना भी आवश्यक माना। यानी दंडी ने क्या माना कि सर्गबद्ध हो। ठीक है, दंडी ने यहाँ पर सर्गबद्धता को आवश्यक माना, जबकि आचार्य रुद्ररथ ने अपने युग 9वीं सदी तक विकसित प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कथा वस्तु, ठीक है, कथा रखते हुए कथा काव्य के अनेक नूतन लक्षणों का निर्देश किया। उनके मतानुसार कथा के प्रमुख लक्षण क्या हैं? ठीक है, मतलब यहाँ पर रुद्रट के अनुसार कौन कौन से हैं? पहला तो है रुद्रट के अनुसार कथा काव्य के अभी नवीन लक्षण। कथा के आरंभ में देवता की वह गुरु वंदना होनी चाहिए, फिर ग्रंथकार अपना और कुल के परिचय देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बताया पहला कि कथा का आरंभ होना चाहिए गुरु की स्तुति से। ठीक है, अपना और जो ग्रंथकार है वो अपना परिचय दे, कुल का परिचय दे। तदुपरांत कथा लिखने का उद्देश्य बताना चाहिए, यानी उसके बाद दूसरे नंबर पर बताया ना उन्हें, कथा का उद्देश्य बताना चाहिए। आरंभ में कथांतर होना चाहिए। ठीक है, जो प्रधान कहानी का प्रस्ताव कर सके। उसका प्रतिपाद सफल प्रेम से युक्त कन्या प्रेसी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और यह संस्कृत में गद्य तथा अन्य भाषाओं में पद्य में लिखी जाती है। आगे चलकर अग्नि पुराणकार व साहित्य दर्पण में भी इन लक्षणों की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, आगे चलकर ना अग्नि पुराणकार और साहित्य दर्पण में भी इनके बारे में दोबारा देखा जा सकता है। वस्तुतः ज्यों ज्यों संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में कथा काव्य का विकास होता गया, त्यों त्यों उसके लक्षणों को में भी संशोधन परिवर्तन होता गया। यानी जैसे जैसे संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है आदि में कथा काव्य जैसे जैसे उनका विकास होता रहा है, वैसे वैसे इनमें भी परिवर्तन होता रहा है। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी में कथा काव्य की परंपरा के परिवर्तन से पूर्व अपभ्रंश तक इसमें जिन जिन लक्षणों का विकास हो गया था वे सब हिंदी के सभी आख्यानों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ है समकालीन शासक का उल्लेख करना, बीच बीच में धार्मिक एवं नैतिक तत्वों का समन्वित करना, कथा का अंत में रस्में करना, चौपाइयों के बीच बीच दोहों का प्रयोग करना, खंडों में विभक्त करना आदि प्रवृत्तियां अपभ्रंश के कथा काव्यों से हिंदी में आई। इसके अतिरिक्त स्वयं कवियों ने भी अपनी रचना को कथा संज्ञा से विभूषित किया, जिसके कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं। जैसे रचना के नामकरण में कथा शब्द का प्रयोग। ठीक है, जैसे लखन सेन पद्मावती कथा दामोद द्वारा रचित है, ये इस तरह के बताया गया कि उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। सत्यवती कथा ये दास ने लिखी है। कथा रत्नावती कथा कामलता तथा कथा कनकावती जान कवि की है। नल दमयंती कथा व्यास जी की। ये मतलब उनके ये भी इंपॉर्टेंट है लिखने की दृष्टि से कौन कौन से उदाहरण दिए। पहले रचना के नामकरण में कथा का प्रयोग। ठीक है, और ये तथ्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। कुछ कवियों ने शीर्षक में कथा शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, किंतु काव्य के अंतर्गत ऐसा किया है। मतलब कुछ में शुरुआत में नहीं किया कि शीर्षक रखा है ना उसमें नहीं प्रयोग किया, लेकिन बीच में जरूर किया है। बीच में कैसे किया है इन्होंने, जैसे जायसी के प्रेम कथा यही भांति विचारियो मंजन कथा जगत जेती कभी आयु। ठीक है, ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ये किसकी है, कैसी, क्या है अब। ठीक है, कथा जगत जेती कभी आई जाकी बुद्धि हो अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। ठीक है, उस्मान की है। आलम की है कहूँ बात सुनो सब लोग कथा कथा सिंगार वियोग। ठीक है, पंक्तियां सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसको इस दृष्टि से भी दे सकते हैं कि इन्होंने कुछ कवि को इस तरह से बताया कि उन्होंने शीर्षक में कथा शब्द का प्रयोग नहीं करके मतलब उनकी अपनी काव्य में जरूर किया है बीच में।
वैसे यह कहा जा सकता है कि इन्होंने कथा शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से किया होगा, किसी विशेष अभिप्राय से नहीं, किंतु उस स्थिति में वे कथा के अन्य पर्यायवाची शब्दों जैसे कहानी, वार्ता, आख्यान आदि का भी प्रयोग कर सकते थे, केवल कथा शब्द पर बल नहीं देते। अस्तु काव्य रूप की दृष्टि से इन्हें परंपरागत कथा काव्य के अंतर्गत लिया जाना उचित होगा। कुछ विद्वानों ने कथा काव्य एवं महाकाव्य में अंतर न समझते हुए इन्हें महाकाव्य की भी कसौटी पर भी कसने का असफल प्रयास किया। कथा काव्य एवं महाकाव्य दोनों ही प्रबंधात्मक होते हैं तथा उनके अनेक बाह्य लक्षणों की समानता भी संभव है, किंतु दोनों की आधारभूत चेतना, उनके लक्ष्य व प्रयोजन में इतना गहरा अंतर है कि वे एक दूसरे की कसौटी पर परखना अनुचित होगा। जैसे महाकाव्य के मूल में आदर्श परक मर्यादावादी चेतना होती है, जो किसी महत् पात्र या महान पुरुष के चरित्र का अवतरण करती हुई उद्धार संदेश की व्यंजना करती है, जबकि कथा काव्य की मूल चेतना स्वच्छंदता परक रोमांटिक होती है, यानी स्वच्छंदता परक होती है। उसमें आदर्श की स्थापना की अपेक्षा सौंदर्य प्रेम की अभिव्यंजना का तथा लोक मंगल की अपेक्षा लोक रंजन का अधिक महत्व रहता है, लक्ष्य अधिक रहता है। महाकाव्य में परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए प्रणय स्वप्नों की बलि दी जा सकती है, यानी कि महाकाव्य में क्या होता है, परंपराओं मर्यादाओं की रक्षा के लिए जो प्रेम के अपने प्रेम स्वप्न की है ना, उसकी बलि दी जा सकती है, जबकि कथा काव्य में प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए परंपराओं और मर्यादाओं का अतिक्रमण सहज ही संभव है, यानी कि यहाँ पर अतिक्रमण हो जाता है। यहाँ पर अंतर दिखाया गया है कथा काव्य और महाकाव्य में। ठीक है, एक दो पॉइंट हैं, ये आप लोग देख लेना। महाकाव्य के लिए आवश्यक नहीं कि वे श्रृंगार प्रधान हो, वीर, भयानक, करुण, रौद्र की प्रमुखता उसमें संभव है। ठीक है, यानी कि यहाँ श्रृंगारता का ही मतलब प्रधानता को नहीं दिखाया जा सकता कि वो जरूरी नहीं वे श्रृंगार प्रधान हो, वो किसी भी रस में हो सकती हैं, वीर में हो सकती हैं, करुण में हो सकती हैं, मतलब महाकाव्य कवि किसी में हो सकता है, करुण, भयानक, रौद्र इसमें हो सकता है। लेकिन जो कथा काव्य है ना, कथा के लिए यहाँ पर बताया है, उसमें प्रणय रोमानी प्रेम की प्रधानता अनिवार्य है। यहाँ पर प्रेम की प्रधानता को अनिवार्य बताया गया है। इस विषयगत भेद के कारण दोनों की शैली में अंतर आ जाता है। ठीक है, दोनों की शैली में अंतर मतलब यही विषयगत भेद आ जाता है। महाकाव्यकार घटनाओं की अपेक्षा पात्रों को चमत्कार की अपेक्षा सरसता को अधिक महत्व प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर घटनाओं की अपेक्षा पात्रों, ठीक है, पात्रों को स्थान देता जाता है, चमत्कार की अपेक्षा सरसता को अधिक महत्व देता है महाकाव्यकार, जो महाकाव्य लिखता है ना वो देता है, जबकि कथा काव्य में इसकी स्थिति के विपरीत होता है। क्या होता है विपरीत? यहाँ कथा काव्य में प्रेमाख्यान अपने आंतरिक और बाह्य गुणों के कारण महान काव्य तो बन सकता है, किंतु शिल्प शास्त्रीय दृष्टि से उसे महाकाव्य मानना या उसमें महाकाव्य के लक्षणों और गुणों का अनुसंधान करना वैसा ही होगा जैसा कि आम्रफल में द्राक्षा की विशेषताएं खोजना। किंतु फिर भी यह विचित्र स्थिति है कि इस परंपरा से संबंधित सभी हिंदी शोध प्रबंधों ने मसनवी और महाकाव्य दोनों लक्षणों के गुणों में संपन्न सिद्ध करने की चेष्टा पूरी से सख्ती से की है, और कदाचित स्थिति का परिणाम है कि आचार्य शुक्ल जैसे विद्वान ने भी पद्मावती के सती होने के अतिरिक्त किसी भी महत्व कार्य की प्रयोजन न होने का कारण बड़ी निराशा व्यक्त की, यानी कि शुक्ल जी ने भी पद्मावती में भी ना, पद्मावती के ना जो सती हुआ है उसके महत्व कार्य को स्वीकार किया, उसके अलावा किसी को भी ज्यादा मान्यता नहीं दी उन्होंने। वस्तुतः इस परंपरा की मूल चेतना का उद्घाटन एवं सम्यक मूल्यांकन तब तक संभव नहीं है जब तक इन्हें मसनवी एवं महाकाव्य दोनों से भिन्न स्वतंत्र कथा काव्य या रोमांटिक आख्यान के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। किसी काव्य का व्याह्य रूप अंततः उसकी आंतरिक चेतना का व्यक्त रूप होता है। ठीक है, अतः उसके बाह्य रूप का अध्ययन विश्लेषण उसकी आधारभूत चेतना के आधार पर ही संभव है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा को न्याय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब आएगा इसी कड़ी में शैली। शैली में क्या है,
हिंदी प्रेमाख्यानों की शैली में के संबंध में कोई सामान्य निर्णय देना कठिन है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न कवियों की शैली के स्तर पर दृष्टि परस्पर गहरा अंतर है। यानी कोई सामान्य निर्णय नहीं देख सकते कि किस शैली में रखा जा सकता है इनको। इसमें सभी की दृष्टि अपनी अलग है, सभी की शैली अलग है। एक और जैसे कवि हैं तो जिनकी शैली सर्वत्र गंभीरता है और प्रौढ़ता विद्वान है, यानी कि जैसी की शैली में क्या है, हमेशा सभी जगह गंभीरता है और प्रौढ़ता है। दूसरी ओर ऐसे कवि हैं जिनकी शैली में अपरिपक्वता और असक्तता दृष्टिगोचर होती है, यानी कि ये भी मिलता है, अपरिपक्व हैं, ठीक है, असक्त हैं, ये भी दिखाई देता है। फिर भी एक बात सामान्य रूप से कही जा सकती है कि इनकी रचनाओं में कथा तत्व की प्रधानता होने के कारण, ठीक है, इन्होंने इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी कि ये सब अलग अलग होने के कारण मतलब किसी कवि में किसी की शैली अपरिपक्व है, असक्त है, जैसे जयसी की इन्होंने बताई गंभीर और प्रौढ़ता है, इसमें अलग अलग है। फिर भी कथा तत्व की प्रधानता है, इसमें कथा तत्व की प्रधानता है तो इसमें क्या हो जाएगा, इतिवृत्तात्मक शैली की ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जिसमें लक्षणा व्यंजना के अपेक्षा अभिधा की शक्ति को प्रमुखता दी है। यानी कि इतिवृत्तात्मक शैली और अभिधा शक्ति की प्रमुखता है, किंतु समर्थ कवियों ने अनुक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि के आयोजन द्वारा अपनी शैली में व्यंजना वैभव की सहज स्वाभाविक रूप संरचित संचरित किया है। पद्मावत की कुछ पंक्तियां हैं, पद्मावत की कुछ पंक्तियां हम लोग, ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हो जाएंगी पद्मावत की। ए रानी मन देखो बिचारी, एही नहर रहना दिनचारी, जब लागी अहे पिता कर राजू, खेल लहू जो खेलूं आजू, पुण्य सासुर हम गौनव चाली, कित हम कित अह सरवर पाली। यहाँ कवि ने अनुक्ति के माध्यम से प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत अर्थ की व्यंजना, यानी कि यहाँ पर प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत अर्थ की व्यंजना का प्रभाव दिखाया है, ठीक है, जिससे उसमें ध्वनि का सौंदर्य स्पष्ट स्फुटित होता है, हो गया है। अनुक्ति व समासोक्ति के अतिरिक्त प्रतीक योजना के कारण भी इनके काव्य में व्यंजना की शक्ति वैभव में अभिवृद्धि हुई है। पद्मावती, चित्रावली, ज्ञानदीप आदि काव्यों में तो प्रमुख पात्र ही विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, ठीक है, जिससे संपूर्ण काव्य ध्वनि में यानी व्यंजना का सौंदर्य संचरित हुआ है। ध्यान रहे, अनुक्ति, समासोक्ति, प्रतीक, इन तीनों में ही अभिधात्मक अर्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ की भी सत्ता रहती है, ठीक है। यहाँ पर बताया अनुक्ति, समासोक्ति और, ठीक है, प्रतीक, इन तीनों में ही अभेदात्मक अर्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ की सत्ता रहती है, जिसके कारण उक्ति सौंदर्य पर संचार होता है। अतः इन्हें ध्वनि काव्य के क्षेत्र में स्थान देना उचित समझते हैं। इन काव्यों की प्रतीक योजना पर प्रायः आक्षेप लगाया जाता है कि इनमें प्रतीकों का निर्वहन सम्यक रूप से नहीं हुआ। इसके उत्तर में हमारा निवेदन है कि इनमें प्रतीक भारतीय दर्शन एवं धर्म साधना से संबंधित है, जबकि अध्येताओं ने इन्हें सूफी मत में संबंधित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसी से उनमें संगति नहीं दिखाई पड़ती। अन्यथा पद्मावत में प्रयुक्त तन, मन और सांसारिक आकर्षण, सात्विक बुद्धि, गुरु, मोक्ष प्राप्ति आदि के सूचक प्रतीकों को यथार्थ रूप में ग्रहण किया जाए तो वो संगत होते हैं, सिद्ध होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चित्रावली में क्या है, चित्रावली में शिव का अवतार सुजान, विद्या और अविद्या का प्रतीक क्रम से चित्रावली एवं कमलावती, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर शिव का अवतार क्या बताया गया है चित्रावली में, सुजान को बताया गया है। विद्या का अवतार किस मतलब उसका प्रतीक के रूप में किसे दिखाया गया है, विद्या को। चित्रावली को अविद्या का प्रतीक किसे बताया गया है, कमलावती को, ठीक है। आदि पात्र भारतीय साधना पद्धति की सूचना कहते हैं। हम इस दृष्टि से उन पर विचार करें तो वे प्रतीकार्थों के अभिव्यक्ति के समर्थ, संगत एवं उपयुक्त सिद्ध होते हैं। साथ ही प्रतीक योजना से इनकी काव्य शैली में गंभीरता के साथ कहीं कहीं चमत्कार प्रवृत्ति भी आ गई है। शैली की दृष्टि से इनकी दूसरी विशेषता अतिशयोक्ति है। क्या है, शैली की दृष्टि से इनकी दूसरी विशेषता अतिशयोक्ति को बताया गया, जिस पर
जिस पर प्राय इनका अधिक बल रहा है। अतिशयोक्ति को हम यहाँ अत्यंत स्थूल और व्यापक रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। इन कवियों का कदाचित यह विश्वास था कि एक बात को जितना अधिक कहा जाए उतना ही उसका अधिक प्रभाव उत्पन्न होगा। यानी कि इन कवियों को ये मानना था कि एक ही बात को ना इतने अधिक बार कह दो कि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाए। संभवतः इसलिए उन्हें अनेक स्थलों की एक ही तथ्य की पुनरावृत्ति की, यानी कि इसलिए मतलब बार-बार उनके एक ही तथ्य को बार-बार दिखाया गया है, अथवा उनसे संबंधित विभिन्न पक्षों, अंगों, उपमानों की आवृत्ति का विस्तार से की है। इसी कारण इनका इतिवृत्त कथन, वर्णन विस्तार और एक ही तथ्य की आवृत्तियों इस सीमा तक पहुंच जाती हैं कि वे पाठक को अरुचिकर प्रतीत होने लगती हैं। वैसे इनकी अतिशयोक्तियों में भी प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत में से एक पक्ष का संबंध वास्तविकता से होने के कारण उनमें वैसी कष्ट कल्पना और ऊहात्मकता नहीं मिलती जैसे बिहारी जैसे कवियों में मिलती है, जिसके कारण अलंकार भावशून्य चमत्कार चमत्कार में परिणित हो जाता है। यूँ तो प्रेमाख्यान में सभी अलंकारों के उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, प्रेमाख्यान में सभी अलंकारों के उदाहरण आ जाते हैं। फिर भी कौन कौन से ज़्यादा हुए उनके? उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, अतिशयोक्ति के विभिन्न भेदाभेदों ही इनके काम में प्रमुखता दृष्टिगोचर होती है, ये ज़्यादातर दिखाई देते हैं। इन कवियों के हृदय में भावना की अनुभूति का स्रोत था और अतः इनकी अलंकार योजना में भाव प्रवणता अधिक है। ठीक है, अलंकार योजना में क्या भाव प्रवणता ज़्यादा है, चमत्कार दर्शन की प्रवृत्ति कम है, यानी कि चमत्कार प्रदर्शन ना इसकी प्रवृत्ति कम दिखाई गई है। यही कारण है शब्द अलंकारों का भी प्रयोग इनके द्वारा स्थिति विशेष, अनुभूति विशेष के प्रेरणा से ही हुआ है। उनके पीछे विशेष चेष्टा या यत्न परिलक्षित होता है। शैली के आधुनिक मानदंडों बिंब योजना का विशेष स्थान है। ठीक है, आधुनिक मानदंडों में बिंब योजना को ज़्यादा मतलब विशेष स्थान है। ऐसा इस दृष्टि से भी इन काव्यों पर विचार किया जा सकता है। इसके बिंब योजना के हिसाब से हम देख सकते हैं इन काव्यों को भी। इससे पूर्व बिंब योजना का स्वरूप स्पष्ट रूप कर लेना चाहिए, कर लेना उचित होगा। अतः मूल अर्थ में बिंब योजना से अभिप्राय इस प्रकार के चित्रण से है जिसमें वक्तव्य, वस्तु या प्रस्तुत को यथार्थ रूप रंग में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसमें वक्तव्य है, वस्तु या किसी भी चीज़ की प्रस्तुति को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाए। अलंकार और बिंब योजना की विभाजक रेखा यहाँ है कि जहाँ अलंकार में उपमेय की क्या है बताई गई है। अलंकार और बिंब योजना की विभाजक रेखा, जहाँ अलंकार में उपमेय की विशेषताओं को बोधगम्य रूप देने के लिए उपमान का माध्यम ग्रहण किया जाता है, वहीं बिंब योजना में स्वयं उपमेय के रूप में इंद्रिय ग्राह्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ सकता है। किंतु बिंबवादियों ने इस विभाजक रेखा को भुलाकर बिंब योजना को ऐसा व्यापक रूप दे दिया जिसमें उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुयुक्ति है आदि सभी का समावेश हो जाता है। ठीक है, हमारे विचार में है व्यापक रूप बिंब योजना के मूल स्वरूप को त्रोहित कर देता है, जो हमें अग्राह्य है। यदि यथार्थ रूप में बिंब योजना को ग्रहण करते हुए विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि प्रेमाख्यान कवियों का अतिशयोक्ति व अलंकरण के प्रति अत्यधिक मोह होने के कारण वे प्रतिपाद वस्तु के सहज सौंदर्य को बिंब रूप में बहुत कम प्रस्तुत कर पाते हैं। उनकी युक्तियों में बिंब योजना से आरंभ से होती है, किंतु वे तुरंत उपमा उत्प्रेक्षा में परिणत हो जाती है। इसी कड़ी में देखेंगे छंद योजना। ठीक है, छंद योजना की दृष्टि से सामान्यतः इन्होंने चौपाइयों और अर्दलियों के बीच 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 में दोहा देने की पद्धति अपनाई, किंतु इसके अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है कि अनेक कवियों ने दोहे के अतिरिक्त सोठा, बरवे, कवित्त, सवैया, कुंडलिया, झूलना आदि का भी प्रयोग किया है। गणपति ने माधवा नल काम कंदला, ठीक है, में केवल दोहे का प्रयोग किया है। गणपति ने क्या किया, माधवा सिर्फ दोहे का प्रयोग किया है, किंतु इस प्रकार के अपवाद प्रस्तुत करने आख्यानों की कुल संख्या 8-10 से अधिक नहीं है, मतलब 8-10 से ज़्यादा नहीं है आख्यान। भक्तिकालीन प्रेमाख्यान काव्य की भाषा के संबंध में पहले ही समझा गया है कि सभी प्रेमाख्यान अवधी भाषा में रचित हैं। ये सभी प्रेमाख्यान प्रेमाख्यान है ना, अवधी भाषा में रचित हैं। किंतु स्पष्ट हो गया कि अवधी के भी अतिरिक्त कौन कौन सी हैं,
राजस्थानी है एवं ब्रजभाषा के कई आख्यान लिखे हैं। वस्तुतः यह परंपरा गुजरात, राजस्थानी से होती हुई अवध प्रदेश में पहुंची थी। मतलब ये गुजरात से और राजस्थान से होते हुए अवध प्रदेश में आई थी। यहाँ प्रेमाख्यान प्रारंभिक आख्यानों में अनेक में राजस्थानी जो कहीं गुजराती से यथेष्ट प्रभावित है, मतलब जो कोई गुजराती से प्रभावित है, जैसे कि हंसावली और साहित्य की है, ठीक है। लखन सेन, पद्मावती, कहाँ का मिलता है इनका प्रयोग, ये देख सकते हैं हंसावली और साहित्य की रचना में। लखन सेन पद्मावती दामोदर की, माधवनल कामकंदला गणपति जी की, ढोला मारूर दोहा, ठीक है। माधवानल कामकंदला एक और है, कुशल लाभ की है। प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा जटमल आदि की भाषा राजस्थानी है। यानी कि इन सब की भाषा राजस्थानी है। और तथ्य की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि हंसावली साहित्य की है, लखन सेन पद्मावती के दामोदर की है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल ने मतलब की थी। अब इसी कड़ी में देखते हैं हम ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यानों में नंददास रचित रूप मंजरी, ठीक है। कौन कौन सी ब्रज भाषा में रचित, कौन सी है, नंददास रचित रूप मंजरी है, तथा जान कवि के प्रेमाख्यान उल्लेखनीय है। वैसे प्राय सभी प्रेमाख्यानकारों ने लोक प्रचलित शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया। हिंदू एवं मुस्लिम सभी कवियों ने अरबी फारसी के तत्सम शब्दों की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं उनके तद्रूप के अधिक महत्व दिया है। कहीं कहीं मुस्लिम कवियों के काव्य में भी संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता अब आश्चर्य देता है, मतलब दिखाई दी, ज़्यादा दिखाई दी। वस्तुतः प्रेमाख्यान रचयिता में कवियों में अवधी, राजस्थानी, ब्रज जैसी लोक भाषाओं के साहित्यिक रूप में विकास में पर्याप्त योग दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब इन्होंने मानते हैं कि अवधी के अलावा भी राजस्थानी हो गई, ब्रज हो गई, इनकी लोक भाषाओं ने भी ज़्यादातर रूपों में विकास दिखाई दिया है, मतलब योग दिया है इनको, ठीक है। और बस आज की श्रेणी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हित्यान स्मार्टी से हिंदी से जुड़े रहने के लिए। आपका समय बहुत बहुत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उपयोगी है आपका समय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और बस यही है कि कंटेंट अच्छा मिले उसके लिए कर दें। मैं तो बनाऊंगा ही और आप लोग भी थोड़ा दया दृष्टि के साथ कर दें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।